नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने साफ कर दिया कि यूसीसी उन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। मदनी ने आरोप लगाया कि यूसीसी के नाम पर सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करना चाहती है और यह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। मदनी ने देश में इस्लामोफोबिया बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसावे के मामलों में बढ़ोतरी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। इस दौरान मदनी ने भड़काऊ बयान देते हुए इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी बता दिया। बोलते बोलते मदनी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान जितना प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। हालांकि यूसीसी को लेकर सरकार को घेरने के साथ ही मदनी ने भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के हालिया कई बयानों की तारीफ भी की है। मदनी ने साफ कहा कि हमारी बीजेपी और आरएसएस से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है और हम आरएसएस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मदनी के इन बयानों से अब सवाल यह भी उठते हैं कि क्या मदनी मोदी के विरोध में भी हैं और मोदी के मुरीद भी हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या पर्सनल लॉ के नाम पर मोदी विरोधी काम पर है। जमीयत उलेमाए हिंद के इस अधिवेशन से सवाल कई निकले हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे ताल ठोक के, लेकिन पहले एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये वतन महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनी थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। यह मुसलमानों का पहला वतन है, इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। ये वतन सबका है और सबके हुकूक और फराइज यकसा हैं। तो जमीयत की तरफ से यह साफ कहा मौलाना मदनी ने कि संविधान तो उन्हें स्वीकार है, वो तो आरएसएस की तरफ भी गर्मजोशी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूसीसी उन्हें स्वीकार नहीं है और इसके लिए वो सरकार का विरोध भी खुलकर करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहते हैं कि हम तो भाई भाई हैं और उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या एक कंफ्यूजन की स्टेट में मदनी है और एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, आरएसएस के साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसकी नीतियों की मुखालफत भी मदनी कर रहे हैं। क्या पहले से सॉफ्ट हुए हैं या फिर वाकई अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा और कट्टर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है वो इस्लाम है और ये जो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आया, ये गलत कहते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है, पूर्व मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के। मोहसिन रजा साहब, स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं।
आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, जो प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। बहुत बहुत स्वागत जुनैद हारिस साहब आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आरएसएस के साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं मौलाना मदनी, ये भी बताना चाहते हैं कि हम ही सबसे पुराने धर्म हैं, और फिर यूसीसी का विरोध भी। तो दोस्ती इफ इन बट लगा के होती है क्या? पहली बात तो मैं जब से अभी मैंने सुना है, मैंने यूसीसी की बात नहीं सुनी कि यूसीसी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। जी जी। खैर वो फेवर करें या विरोध करें उससे बात नहीं है। यूसीसी की जो लोग विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ वो ये नहीं कहते कि वो संविधान की विरोध करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि यूसीसी संविधान के अगेंस्ट होगा। वरना मैं जाती तौर पर कह रहा हूं कि यूसीसी सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए एक जैसी तालीम, सबके लिए एक जैसा रहना, सर कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जो कल्चर है, जाहिर सी बात है इलाका वाइज भी अलग है, रिलीजन वाइज भी अलग है, तो उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है क्योंकि सभी का सम्मान करता है हमारा देश और सभी कल्चर की हिफाजत की बात करता है, तो उनका क्या होगा? बस इतनी सी बात है कि अगर जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट सामने नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी खिलाफ मुखालफत या हिमायत का क्या माना है, कोई माना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना मदनी जो जा रहे हैं, ये आप बहुत बेहतर कर रहे हैं कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन आप इसके साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि मैं जाती तौर पे कह रहा हूं, या आप निजी तौर पर कह रहे हैं, या आप निजी तौर पर कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस विषय को मौलाना मदनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरएसएस से दोस्ती और यूसीसी का विरोध दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैं खुद कह रहा हूं इस बात को ना कि आरएसएस से दुश्मनी किस बात की, जिस बात पर हम सब एक हैं और वो है मानवता और राष्ट्रीयता, उस मामले में कोई किसी किस्म का मतभेद भी नहीं होना चाहिए। यूसीसी हमारा वो मामला है कि ड्राफ्ट सामने आए, हम देखेंगे कि संविधान के अकॉर्डिंग है तो बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़कर के उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। अगर वो देश हित और हमारे संविधान के विरुद्ध होगा तो उसकी मुखालफत करेंगे। हम तो सिंपल सी बात कर, इसमें जाति राय की बात नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, फिर क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि जुनैद हारिस भी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तो अभी सामने नहीं है, जब तक उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे नहीं उसका विरोध या समर्थन कैसे कर सकते हैं? क्या ये मदनी साहब एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं है तो यूसीसी के विरोध में अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करें? देखिए, हमेशा से उनका रहा है, उनका अपना नजरिया है, उनकी कहीं ना कहीं इससे कोई फायदा और नुकसान जरूर वो देखते हैं। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है, जो फैसले लाती है, वो जनहित के होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बातें अभी हमसे पहले के प्रवक्ता हमारे जो भी जिस उससे आते होंगे, उन्होंने जो बातें कही और उससे पहले आपने जो बयान दिखाया मदनी साहब का, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साहब इस्लाम से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अभी देखा नहीं था, संघ प्रमुख जी का बयान आया था, उन्होंने साफ कहा था कि इस्लाम से परेशान नहीं है कोई यहाँ, और ना इस्लाम को यहाँ कोई परेशानी है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई की सोच ऐसी हो गई है कि वो ये समझ ले या उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इस्लामिक स्टेट बनाना है या आपको इस तरह की आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि एक देश एक कानून होना चाहिए हर जगह। हम सब बार बार कहते चले आए कि यहाँ पर तमाम मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, अभी उन्होंने खुद कहा। लेकिन हमारा कहना है कि देश का कानून, संविधान अगर बनता है तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। हम पहले के कानून आपने देखे, किस तरह के कानून बनाए गए, थोपे गए। जी ठीक है रजा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया में पहले विजय शंकर तिवारी जी से ले लूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये दोस्ती का हाथ पसंद है आपको, जिस तेवर में और जिस तरीके से मदनी साहब बढ़ा रहे हैं? नहीं राम जी, ये मदनी दोस्ती का हाथ बढ़ा कहाँ रहे हैं? ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो ये नहीं कहते कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा रही है। मैं विगत कुछ वर्ष देख लीजिए तो सारे देश में हत्याएं जो हुई हैं वो हिंदुओं की हुई हैं। करने वाले कौन लोग हैं? इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और वो केवल एक जगह नहीं है, केरल से लेकर के और वो सीधे सीधे कलकत्ता तक आप पहुंच जाइए तो सब जगह हिंदुओं की हत्याएं हुई। आप दिल्ली बैठे हुए हैं, दिल्ली में ही आधे दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और जो कहीं न कहीं समाचार पत्रों में छपी हैं, मीडिया में हमने विमर्श किया है और वो प्रूव हुई हैं। तो ये नफरत बढ़ कहाँ रही है? तो
तो ये एक तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा झूठ इतने बड़े एक मुस्लिम नेता को बोलना ये कैसा है, ये तो जुनैद साहब जानते होंगे, लेकिन इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। दूसरी बात तो जो समान नागरिक कानून की बात करते हैं तो 4 चीज़ें उसमें प्रमुख हैं और उन 4 चीज़ों पर इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो 4 चीज़ें क्या हैं कि आप अगर आपको तलाक देना होगा तो फिर आपको कानून के पास जाना पड़ेगा। अभी तो आप 3 बार बोला और महिला विच्छिन्न, जायदाद का बंटवारा करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से करते हैं और बाद में कानून के पास जाएगा। दत्तक पुत्र को लेकर के है और महिलाओं के जो अगर हिंदू लड़की मुस्लिम समाज में चली गई, शादी कर गई तो किसी संपत्ति के देने, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के वो समान नागरिक कानून संहिता लागू नहीं करने देना चाहते हैं। यानी ये 3-4 चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके कारण अगर ये छोड़ दें तो देश में एक समान मतलब एक अदालतों पर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और मुझे लगता है सद्भाव की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें अपेक्षा नहीं रहेंगी तो, लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे। इनको लगता है कि अगर बहुत शादियां नहीं करेंगे तो बहुत बच्चे नहीं होंगे, बहुत बच्चे नहीं होंगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या लोकतंत्र में अपन अधिकार कैसे होगा। डॉक्टर अजय आलोक को मैं लेकर आता हूं, लेकिन जो ये कह रहे हैं जयशंकर तिवारी जी की ये नहीं मानेंगे, मान तो बहुत से लोग 3 तलाक पर भी नहीं रहे थे। क्या डॉक्टर अजय आलोक अभी वेट किया जा रहा है क्योंकि ये दूसरा टर्म भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है मोदी सरकार का और यूसीसी का केवल नाम सुनाई देता है, ड्राफ्ट भी नहीं। देखिए, यूसीसी 2 बार पार्लियामेंट में टेबल किया गया, उसके बाद वापस दिया गया। अब आगे उसका क्या ड्राफ्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये सरकार का विषय है, इसमें बोलने वाला मैं कोई नहीं। एक आम नागरिक की तरह मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य होने के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में नहीं है, नहीं तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह जहां पे मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं उनको अपनी धार्मिक आज़ादी पूरी है, उनको अपने धर्म चुनने की आज़ादी पूरी है, लेकिन उस देश में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 25 से 29 तक बिल्कुल आपको अपनी धार्मिक आज़ादी की इजाज़त देता है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म को चुन सकते हैं, धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, बिल्कुल संविधान में इसकी आज़ादी है। लेकिन उसी तरह वो संविधान आर्टिकल 44 में कहता है जब कि इस देश पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो भी लोग संविधान की बात करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट को भी याद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और केंद्र सरकार इसके बारे में एक मसौदा तैयार करके जल्दी भेजे, लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस करके। तो मुझे तो यह लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अत्यंत आवश्यकता है और किसी धार्मिक गुरु के ये कहने से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमसे तकरार हो जाएगी तो ये सीधा सीधा व्यवस्था और संविधान को चुनौती देने जैसा लगता है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। ये समाज में तनाव बढ़ाएगा। ठीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि सिविल कोड पे विचार करें ढंग से। ठीक है, यास्मीन फारूकी जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की। बहुत बहुत स्वागत यास्मीन जी आपका भी। और आपका क्या कहना है जो मदनी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इसकी, ये संविधान के विरोध में हो जाएगा, यूसीसी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे? ये उनके विचार हैं, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी करूंगी नहीं क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आजाद हैं अपने बोलने के लिए जैसे और लोग आजाद हैं। अभी जो मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं छोटे, उन्होंने बड़ी अजीब बातें करी, उसका जवाब जरूर दे दूंगी क्योंकि जो सामने ना हो उनको क्या जवाब दूं, जो सामने हैं उन्हें तो जवाब दे दूं। एक उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को मार रहे हैं मुसलमान, ये इस्लामिक कंट्री लाना चाहते हैं। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं कि मुगलों ने इतने साल शासन किया, ये मुस्लिम कंट्री तो नहीं हुआ। आपके आसपास चारों तरफ हिंदुस्तान के मुस्लिम कंट्री, मलेशिया, अफगानिस्तान, सारी दुनिया मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में कभी मुस्लिम कंट्री के नाम को लागू न किया गया, न कभी सोच बनी ऐसी। मुझे इस बात पे बहुत फख्र है और अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, अगर आप मारने की बात करें, बुरा बोलने की बात, अभी ये लोग कह रहे हैं बड़े प्यार से, क्या बोलते हैं आप लोग? जैसलमेर में अभी हमारे यहाँ जो बोल के गए हैं, जो मुसलमानों की नमाज पे, सारी चीजों पे कोर्ट वहां चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। मैं अब वो उस पे भी पॉइंट पे आ रही हूँ जिस पॉइंट पे आप बात करना चाहते हैं। जब आपके संताना की बात होती है तो आप सिविल ये कॉमन सिविल कोड भूल जाते हैं। जब आपकी बात लड़कियों पे आ रही है, मेरे यहाँ राजस्थान में मैं 3 दिन से अखबार पढ़ रही थी पिछले 2 महीने में
कि 9-9 साल की, 10-10, 11-11 साल की लड़कियों को जबरदस्ती साध्वी बनाया गया, तो वो कानूनन सही है, बिल्कुल सही है। वो कि उन बच्चियों को जिनके सोच नहीं है, जब वो बालिग होने के बाद वो क्या करना चाहती हैं ये उनकी मर्जी है। तो जबरदस्ती नहीं, उन्होंने साध्वी बनी है वो लोग। मैंने क्या कहा, जबरदस्ती तो माँ बाप ही नहीं बनाया होगा। क्या 9 साल की बच्ची ये तय करेगी, क्या 9 साल की बच्ची ये तय करेगी कि नहीं मुझे तो साध्वी बनना है, मुझे दुनिया छोड़ देनी है? वहां कानून आपका क्या कर रहा है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो आपके अपनी बात है। मैं हाथ जोड़ के अगर आपको गलत लग रहा हो तो मैं आप ये बताइए। फिर एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये धार्मिक अधिकार है। उस बच्चे ने आगे शिकायत की कहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये धार्मिक अधिकार है। बच्चे को अगर धर्म में मन रमता है, संताना पे आपने क्या किया? अगर किसी का धर्म में मन रमता है तो आपको उस पर आपत्ति अगर है तो बताइए, फिर उसके आगे डिबेट करें हम। किसी का धर्म, कोई बच्चा अगर बैठ के दिन भर कुरान पढ़ता है आपके यहाँ, उसी में उसका मन लग गया, धर्म की तो बात तो आप कहेंगे कि नहीं आपको तो खेल भी खेलना है, बाहर जाइए क्रिकेट खेल भी आइए, क्योंकि दुनिया क्रिकेट खेल रही है। मुझे आप बताइए कि इस पे आपत्ति है कि नहीं? ये आप गलत बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे का मन कुरान में लग गया, उसकी आयु 7-8 साल है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं आपको बाहर भी खेलना है? आप बोलिए। नहीं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसका जवाब आपसे पूछ रहा हूं। मतलब 9 साल की, मैंने आपको ये कहा है, यही जवाब दे रही हूं कि अगर क्या 9 साल की बच्ची अपनी मर्जी से साध्वी बनी है कि नहीं मुझे तो साध्वी बनना है? आप मतलब एंकर हैं और आप मुझे मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी आपत्ति अगर इस विषय पे है तो मैं इस पे विस्तार में चर्चा करूं। कानून की है, कानून, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कानून की बात करनी है। अगर ठीक है, अगर आपको कानून, तो आप ये मान रहे हैं ना कि सबको कानून के दायरे में आना चाहिए, और अगर ये 9 साल वाला विषय भी है तो इसको भी कानून में ले आइए। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि आप स्पष्टता करें अपने विचारों में कि अगर आप ये करेंगे 9 साल की बच्ची की साध्वी बनने से दिक्कत है तो इसको भी कानून के दायरे में ले आए। आप यही पूछ रहे हैं ना? तलाक बन सकता था, जब कानून तलाक पे बन सकता था तो संताना पे क्यों नहीं बन पाया? जी, तो इस पे बनना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना? वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब भी आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, सारी चीजें आनी चाहिए ड्राफ्ट में, यही कह रही है ना आप? ठीक है, विजय शंकर तिवारी आपको जवाब दे रहे हैं। विजय जी बिल्कुल ठीक है। मैं यास्मीन बहन को एक मिनट, यास्मीन बहन से मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे लगता है प्रोफेसर साहब तो कभी कभी सच को छू लेते हैं, लेकिन मदनी साहब और यास्मीन बहन तो बिल्कुल मुझे लगता है यू टर्न हो करके एम बना करके बात करते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं ये भी ये कह रहे हैं, हत्याओं के विषय में कह रहे हैं, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो अदालत ने प्रूव किया है, जो थानों में रखते हैं, जो समाचार पत्रों में आया है, जिसको सीधे सीधे मारते देखा है, मरते देखा, लाशें मिली हैं, सब लोग जानते हैं, देश जानता है, जनता जानती है। यास्मीन बहन उसको नहीं मान रही, तो यास्मीन बहन देश क्या कहेगा आपके विषय में? दंगों को क्या बोलेंगे? आपको सोचना पड़ेगा। गुजरात के दंगों को क्या बोलोगे? एक मिनट, आपके पास केवल गुजरात का, आप हाँ गुजरात का दंगा गोधरा से जाइए, आप गोधरा से आइए, इसके बाद गुजरात दंगे की बात करना। गोधरा चले जाइए, गोधरा, अगर गोधरा आप करोगे तो मैं आगे वाले को होना चाहिए ही नहीं कह रहा, लेकिन गोधरा करने की आपको छूट है। मैं गोधरा करने की आप लोग अतीत में जा रहे हैं। यास्मीन बहन भविष्य की बात कर रहे हैं, यूसीसी का है कि नहीं उस पे बात सुनो। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा था यास्मीन बहन। दूसरा, 9 साल की बच्ची, यानी 9 साल की बच्ची शादी कर सकती है, वो आपके यहाँ मान्यता है, और आप बड़े धूमधाम से शादी कर सकते हैं। कोई धार्मिक मान्यता नहीं मान सकती, 9 साल की बच्ची शादी कर सकती है, यही तो आप कहना चाह रहे हैं? इसकी मान्यता है आपके यहाँ 9 साल की बच्ची की शादी करने की? गलत है वो। नहीं आप नहीं मानते, आप भी कह दीजिए कि गलत है, मैं कह रही हूं वो गलत है। मैं क्या गलत है? नहीं, मैं 9 साल की बच्ची धार्मिक मान्यता मान सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। यास्मीन बहन धार्मिक मान्यता मान सकती है, मंदिर जा सकती है, पूजा कर सकती है, लेकिन शादी नहीं कर सकती है। 9 साल शादी नहीं कर सकती है, शादी गलत है। तो आप फिर 9 साल के बच्चे को कुरान पढ़ाना बंद कर दीजिए। आप 9 साल के बच्चे को मदरसे में पढ़ाना बंद कर दीजिए, स्कूल भेजिए, पब्लिक स्कूल भेजिए। साध्वी बनना आप मदरसे में भेजते हो? अरे अब आप तो अगर गलत, आप दुनिया छोड़ दोगे 9 साल की बच्ची से? दुनिया छुड़वा दोगे? आप अपनी बात करिए ना, लेकिन 9 साल की इसी आयु पे तो इतना बड़ा विवाद हो गया। अपने समाज की ठेकेदारी लीजिए। 9 साल की इसी, मैं 1 मिनट रुक जाइए, 9 साल की इसी आयु पे तो इतना बड़ा विवाद हो गया, दूसरे घर में झांकना शुरू। एक ऐसे टीवी शो पे
कमेंट कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में फसाद हो गया, सर तन से जुदा के नारे लग दूसरे के घर में अभी बैठे। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं जो पूछ रहा था उस विषय पे आइए, मैं यूसीसी पे जाना चाहता हूं। 9 साल में शादी हुई, मान जाइए ना, 9 साल में शादी हुई, आप ही लोगों ने कबूल किया है, लेकिन अभी आप कह रही हैं गलत हुआ। ठीक है, वो गलत हुआ, अगर हुआ है तो गलत है, गलत हुआ। जुनैद हारिस साहब, मैं मान रही हूँ, आप भी मान लो। मैं जिस विषय को छूना चाह रहा हूं, हारिस साहब मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं, लेकिन इनको बताइए, देखिए धार्मिक जो मामले हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन कानूनी एतबार से ठीक है कि नहीं है, इसी पे तो बहस है। अभी असम में जो गिरफ्तारियां हुई हैं ढेर सारे लोगों की, वो इसी बात को लेकर तो है कि नहीं है कि बाल विवाह कर दिए वहां पे बच्चियों के। आपको जरा सा दुख नहीं हो रहा ये बातें करते हुए? मुझे क्यों दुख होगा? ये बच्चियों, छोटी बच्चियों की शादी वो करें, आप उसको छोटी बच्चियों की शादी वो करें, वो जेल में गए, मैं क्यों दुखी हूं? इस पे भी दुखी होना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों दुखी होंगे? किसी की तकलीफ में ये तकलीफ है, मर गई है ना, मैंने अब बाल विवाह करें और तकलीफ में मैं रहूं। जुनैद हारिस साहब, वो मैंने वो सारे फोटोज देखे हैं। ठीक है जी जुनैद हारिस साहब, कई एक चीजें आ गई। मैं बात शुरू कर रहा हूं मोहसिन रजा साहब के हवाले से, कि इन्होंने कहा कि इस्लामी हुकूमत, इस्लामी स्टेट के हवाले से मैं बताऊं मोहसिन रजा साहब, याद रखिएगा, पूरी तरह से मैं इस्लाम के जानकार की हैसियत से इस बात को कह रहा हूं कि अपने मुल्क के अंदर इस्लामी कानून को नाफिज करना अकॉर्डिंग टू शरीया गलत है, इसलिए कि जिस चीज से इस्लाम समझौता कर लेता है उस पर चलना शरीयत हो जाती है। आप क्या इतने ही ताकत के साथ कह सकते हैं जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो उतना ही गलत है? सवाल यह है कि दो तरह की पॉलिसी होती है, तो उस पर सवाल होता है। अब मैं मुझे अपनी बात बस 20 सेकंड, आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कही, जवाब सुन लीजिए। अब मुझे पूरी बात करने दें, मैं कहता हूं पूरी बात कर लेने दें। आप 20 सेकंड के बाद आप उत्तर दे दीजिएगा। इस्लाम से किसी को नहीं है। देखिए वक्ता को, मोहसिन रजा साहब, मोहसिन रजा साहब, मंत्री है भाई, वक्ता को थोड़ा तसल्ली होनी चाहिए। सोच से दिक्कत है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, ये हिंदू संस्कृति यहाँ की है ही है। हम सब पहले हिंदू हैं, हम फैमिली से मुसलमान हैं, और हमको यहाँ पर हक है कि हम अपने तरीके से इबादत करें। ठीक है कैसी बात कर रहे हैं आप? इस मैं आ बात रहा से हूँ, क्यों बाहर कपिल जी के निकल पास भी चलना है। बस ठीक है जुनैद हारिस जी, कंप्लीट कीजिए। भैया सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जहां तक इसकी बात है, इन्होंने अभी कहा कि मैं कभी कभी सच को छू लेता हूं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं कि आपने कहा कि सिर्फ हिंदू मारे गए। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, हिंदू मारे जाएं, मुसलमान मारे जाएं, सिख मारे जाएं, ईसाई मारे जाएं, भारतीय मारे जाते हैं, और हम सबको उनके साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस ताकत से आप लफ्ज हिंदू कहते हैं, उस ताकत से आप खड़े नजर नहीं आते हैं। जब शंभू रेगर जो है अफराजुल को राजसमंद में 2017 में मारता है, तो 2018 में रामनवमी के मौका पर उसको ऑनर किया जाता है। और सिर्फ ऑनर नहीं किया जाता है, 2019 की इलेक्शन में नवनिर्माण सेना उसको इलेक्शन में उतारने की बात। कहां रहते हैं आप लोग? आप आगे बढ़ जाइए। आसफा का जो केस हुआ, जो रेप का, क्या सिर्फ मुसलमान होगा? इस वजह से आप चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश जी उसके खिलाफ जो रैली होगी उसमें शरीक होंगे, या अखलाक के नाम पर शरीक होंगे? इन सब में नहीं, फिर देखिए जुनैद हारिस साहब, आप जिस विषय पे जा रहे हैं, रविशंकर जिन लोगों ने कन्हैया लाल टेलर की हत्या की, उनके समर्थन में अजमेर की दरगाह के बाहर नारे लगाते हैं लोग। मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ स्वाभाविक है, जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ गलत रहेंगे। गलत को गलत कह रहा हूं जी। आप लोग हिंदू मुसलमान करके गलत और सही मत। मैं सिर्फ इस बात में विरोध में खड़ा नहीं कर रहा हूं। कपीश जी को लेके आता हूं। आप मेरी बात सुने जुनैद साहब, आप थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए जी। आप सुनने कहां देते हैं? सुनने की आदत आप डालें प्लीज। आप सुनिए। नहीं, आपने कही, मैंने सुनी, और मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताइए। आपने इतने बड़े, आप प्रोफेसर हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन आपने साहब कहा कि जहां पर अगर शरीयत ने हमने मान लिया और जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कवानीन से चलना है, तो यहाँ इस्लामिक स्टेट नहीं लाएंगे। तो इस्लामिक स्टेट शरीयत में है कहाँ? कहां पर शरीयत ने लिखा है कि आप इस्लामिक स्टेट बना लीजिए? मैंने हमें वो बता दीजिए बनाने के लिए जी। अरे आप बताइए ना, आपने अभी ये बात कही ना, आपने कही है ये बात, अभी आपने कही है। आप हमें बताइए कि शरीयत में कहाँ है? अरे मुझे शरीयत का वो वाला कानून की बात की है।
आप मुझे शरीयत की वो आयत दिखा दीजिए कुरान की जिसमें इस्लामिक स्टेट की हिदायत की गई हो। यह मुसलमानों का अपना सोचना है, इस्लाम का सोचना नहीं है। हाँ भाई, कहाँ ठीक की है। बात कर। मैं कपीश जी को लेके आता हूं फिर। मदीना की जो रियासत थी वो इस्लामी रियासत थी। ठीक है, मैं आ रहा हूं वापस। मैं आ रहा हूं, जिंदगी गुजारी वो इस्लामी मैं आ रहा हूं, रियासत लेकिन थी भाई। कपीश जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास मुझे चलना होगा। हजरत अली ने जो स्टेट, हजरत अली ने जो रियासत कायम की थी वो इस्लामी रियासत थी। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी को लेके आऊंगा, फिर अजय आलोक जी के पास चलना। मोहसिन रजा प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कपीश जी, आपका क्या टेक है इस पर, यूसीसी पर? मदनी जी के साथ हैं आप, या आपको लगता है कि देश में सबका जो हक है, कानूनी अधिकार है, वो एक जैसे होने चाहिए, बराबरी के होने चाहिए? हम इस देश के संविधान के साथ जी, हम देश के उस संविधान के साथ हैं जिसकी संविधान सभा ने इसे आर्टिकल 35 की जगह आर्टिकल 44 में रखा, और उसके पीछे संविधान सभा में बहुत सी बातें हुई। संविधान सभा में हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेना की लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने संविधान भी बनाया जी, उसमें अंबेडकर साहब ने, नेहरू जी ने यह चाहा था कि ये आर्टिकल 35 के अंदर रहे और इसमें समान नागरिक संहिता में सभी को बराबर से शामिल किया। लेकिन संविधान सभा के अंदर अकेले ये तीन, अय्यर साहब और नेहरू जी और यही नहीं थे, और भी बाकी बहुत सारे लोग। जब उन सारे लोगों की तथ्यात्मक बातें सामने आई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, अगर इसका विरोध है संविधान सभा के अंदर तो इसको हमें तत्समय आने वाली सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और इसको आर्टिकल 44 के अंदर नीति निर्देशक तत्व के तहत देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर से जो हमारे संविधान के अधिकार 14, अधिकार 15, अधिकार 21 और अधिकार 25 बनाए हैं, इनमें कहीं ना कहीं असमंजसता दिखाई देती है। तो सरकार पहले तत्कालीन समय में उस समय के जो तत्काल भारत रहा होगा उसको शिक्षित करेगी और फिर उनको तैयार करेगी। अगर इसमें कोई धड़ा विरोध करता है तो हम समझते हैं कि इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए, और अगर कोई सरकार इसे जबरन लागू करती है तो वो पागलपन होगा सरकार का। ये पागलपन साहब भीमराव। लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, फिर डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि 15 साल की बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए? जो चीज कानून के अंदर है, जो चीज सदन में पास हो गई है, वो कैसे हम तो ये कहते हैं कि 14 साल से कम की अगर कोई नाबालिग किसी की शादी है वो नल एंड वाइड हो सकती है, लेकिन आप प्रारंभ से उसे शून्य नहीं कहते। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई यौन संबंध बनाया जाता है तो बलात्कार की श्रेणी में आता है, आईपीसी के तहत वो दंडनीय है। क्योंकि मैं कानून का जानकार हूं, प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अभी इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गई, इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गई कि वो नाबालिग है ही नहीं जिनको असम में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके परिवार वाले बच्चों को नहीं किया गया। हाँ। आपने एक हेल्दी डिबेट रखी कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू, जी, या अभी तक लागू नहीं हुआ तो उसके क्या कारण थे, हमको इसके डेप्थ में जाना चाहिए। ठीक है भाई, सामान्य नागरिक संहिता किसी एक धर्म विशेष पर लागू नहीं होती है, वो सभी धर्मों पर लागू होती है। सनातन के अंदर भी 3 परंपराएं, मयूख है, मिताक्षरा है और दया भाग। इन तीनों में भी अलग अलग चीजें हैं, उत्तराधिकार से, गोद से लेने से, विवाह से लेने से, तलाक से लेने से। यहाँ दक्षिण के अंदर आप देखते होंगे मामा भांजी के रिश्ते को सर्वोत्तम माना जाता है, वहीं 7 पीढ़ी माता की तरफ से, पिता की तरफ से और 3 पीढ़ी माता की तरफ से, यानी सहोदर विवाह को प्रारंभ से शून्य माना जाता है। मिताक्षर डॉक्टर अजय आलोक है। तो मैं तो इस बात सरकार का पागलपन होगा अगर इसके इतर जो कपीश जी कह रहे हैं अगर उसको लागू किया गया तो ये सरकार का पागलपन वो मानते हैं। आप क्या कहेंगे? हम नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव ठीक है, मैं समझ गया आप जो कोट कर रहे हैं, आपकी पूरी बात आई है, मैं केवल संदर्भ उन तक पहुंचा रहा था, जवाब वो देंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर सरकार का पागलपन होगा, ये माना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। अब डॉक्टर अजय आलोक अगर भर्त्सना करना चाहे तो करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल ये कहा था, इसीलिए इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में रखा, और यह भी कहा था कि आने वाली सरकारें तय करेंगी कि यह जरूरत है कि नहीं। आज हमें यह जानना है कपीश जी कि आज ये वक्त की जरूरत है कि नहीं। डिबेट इस बात पे हो रही है, और ये संविधान में ये प्रावधान जब मौजूद है तो इसको हम लागू करें कि नहीं, आज डिबेट इस बात की है। और ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है। आप ये देखिए, जैसे भी आपने बताया कि अभी हमारे दक्षिण में मामा भांजे की शादी बेहतरीन मानी जाती है, आपस क्लोज रिलेटिव में लोग शादी करते हैं, लेकिन ये तो समाज की कुरीतियां है ना, इसको तो दूर करना ही होगा।
असम में 2000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो खुद बालिग थे और 12 साल 14 साल और 15 साल की लड़कियों से शादी कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से ये ठीक है, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है, लेकिन हमारे आईपीसी जिसका भी आपने जिक्र किया, इस आईपीसी के तहत तो ये गुनाह है। तो इसी चीज को अब ठीक करने की जरूरत है कि नहीं, तो ये तो पॉलिटिकल क्लास को बैठ के तय करना होगा कि ये जरूरत है। अजय भाई जवाब दे दें आप। तो आज हाँ बिल्कुल, मैं 20 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ बाबा साहब ने, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि जबरदस्ती लागू करना किसी सरकार के लिए पागलपन होगा, लेकिन समय के हिसाब से और अपने अवेयरनेस के हिसाब से सरकार कितनी शिक्षित कर सकती है समाज को, उसके बाद इसको आप लागू करिएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। आज की तारीख में हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जब एक विकसित भारत और एक आगे का भारत बनते जा रहा है, तो इस तरह की अड़चनों को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आप मदनी साहब का स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने तो सीधे कोर्ट को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने अपने समाज को आह्वान किया है कि अगर आप तलाक की स्थिति करते हैं तो आप कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं तो हमारी महिलाएं, एक मिनट सुन लीजिए ना जी, तो कम से कम उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं को अगर आप जी आलोक जी कंप्लीट करिए। अच्छा लग रहा है कि उत्तर के लिए मैं पूरा वक्त दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आलोक जी को कंप्लीट करने दिए, 20-30 सेकंड और लेंगे बस। जी मैं ये कह रहा हूं, मदनी साहब ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने मुस्लिम समाज से आह्वान किया कि भाई अगर आप अपनी महिलाओं को तलाक देते हैं तो आप उनको कॉम्पनसेशन वगैरह भी आप ही दे दीजिए। आप कॉम्पनसेशन से भागते हैं, इसलिए हमारी महिलाएं न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं और शाहबानो जैसा केस हो जाता है। ये आप कहीं से आज के भारत के लिए तर्कसंगत मानते हैं? ठीक है कपीश जी, एक भारत में 2 कानून कैसे चलेंगे जो अपने ही संविधान को धत्ता बता रहा हूं कि न्यायालय मत जाओ? ये सब विरोधाभासी चीजें हैं। एक बात की बड़ी खुशी है मुझे कि कम से कम क्योंकि मैं कानून का छात्र रहा और उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपकी बातों को भी समझ सकता हूं और कानून की। तत्समय एक चीजों का जिक्र आपने नहीं किया, वो मैं कह देता हूं। देखिए, जिस समय जब ये दिक्कतें आई थी तो उस समय एक बात ये भी आई थी कि आर्टिकल 14 के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य नागरिक संहिता लाया जाए तभी कोई चीज सामान्यता की हो सकती है। जी, ये भी साथ में कहा गया कि कोडिफाइड लॉज ला करके भी हम एक तरीके से सामान्य नागरिक संहिता के हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, जो अभी कोडिफाइड लॉज नहीं है। मान लीजिए हिंदू में आ गया, 1956 के अंदर आया, तो हिंदू उत्तराधिकार सक्सेशन एक्ट आ गया, गोद लेने का एक्ट आ गया, शादियों को करने और तलाक को करने का एक्ट आ गया। हम ये कहते हैं कि जब आर्टिकल 25 इस बात के धर्म की आजादी देती है, इस्लाम धर्म के अंदर यह कहा जाता है कि दूध का बराव करके सभी शादियां जायज होती हैं, तो आप उसकी तुलना सनातन से कैसे कर सकते हैं? उनके यहाँ तो वो जायज होती है और वो जायज मानेंगे। अगर आप जबरन ये थोपते हैं तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक इस्लाम के ऊपर भी उत्तराधिकार से लेकर के दत्तक भरण पोषण से लेकर के आप बाकायदा एक कोडिफाइड लॉ की मांग कर सकते हैं, ला सकते हैं, और ये पुनर्जागरण उस धर्म के अंदर के लोगों को किया जाना चाहिए। इसीलिए पंथ निरपेक्षता हमारी तो विरोध इस बात पे अगर आपका हो, नहीं कपीश जी, अगर विरोध इस बात पे हो कि ये तय कर दिया कि साहब आप परिवार में शादी नहीं कर सकते या दूध के रिश्ते के अलावा जो नजदीकी रिश्ते हैं उसमें शादी नहीं कर सकते, तब तो समझ में आता है कि आपने इस्लामिक छेड़छाड़ की किसी चीज में तो विरोध हो रहा है। लेकिन क्या विरोध इस बात को लेकर भी होगा कि नहीं बाकी चीजों में बराबरी के अधिकार पे ला रहे हैं तो दिक्कत है? किसी को कह रहे हैं कि नहीं भाई 18 का नियम, अगर हमारी देश की संसद ने व्यवस्था दी है कि 18 में शादी होगी, व्यवस्था दी है, उसका पालन कीजिए, तो आप कह देंगे कि नहीं ये उनके जो पर्सनल लॉ है उनमें छेड़छाड़ है? कपीश जी बिल्कुल, मैं तुरंत आ रहा हूं। हाँ। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो ये चीजें हैं, बालिगता की उम्र तय करनी, ये किसी भी धर्म से को आप जोड़ करके नहीं देख सकते। और बालिगता की जो उम्र है उसके हिसाब से नहीं, ये तो कानून है। नहीं, मान रहे हैं लोग, जेल इसीलिए जा रहे हैं। बात इस चीज की नहीं कि हम हल्ला करें ना करें और एक तरफा कार्रवाई हो, ये एक अलग की चीज हो गई। मैं तो बहुत अच्छी चीज डॉक्टर अजय आलोक को लेके आइए, फिर जुनेद साहब आपकी उत्तर लूंगा। समझ के चलना चाहिए अजय आलोक, हमें अपने देश में संविधान है, उसके आर्टिकल्स की मान्यता भी देनी चाहिए, और अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक ड्राफ्टिंग तो लाओ आप। ठीक है भाई, आप वही मैंने कहा कि अगर ड्राफ्ट हो आप ये क्यों कहते हैं तो कि प्रदेश के अंदर उस पे फिर पक्ष और विपक्ष की राय ली जा सकती है। डॉक्टर अजय आलोक आप कंप्लीट कीजिए, फिर जुनेद हारिस जी के पास जाऊंगा मैं। आलोक जी। रामशंकर जी, आपको भी पता होगा, कपीश जी को भी पता होगा कि इसी भारत में
एक प्रांत ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जहां मुस्लिमों की संख्या भी 12% है, ईसाइयों की संख्या 38% है और 45% के लगभग हिंदू हैं, बाकी जो राष्ट्रीयंस हैं। गोवा, तो जब एक प्रदेश में लागू रह सकता है इतने सालों से और वहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी की धार्मिक मान्यता खतरे में नहीं आती है, तो आज सारी पॉलिटिकल क्लास, सारी राजनीतिक क्लास, चिंतक, धर्मगुरु, आदरणीय मित्र, वहां वही कह रहा हूं पॉलीगेमी के कुछ चीजों, फिर आपका देखिए, अगर राज्य लेकर के आता है, संविधान संशोधन से राज्य को अधिकार मिला है। सुन ले, पहली बात, मूलभूत अधिकार ये केंद्र का है, इसको तो आगे संशोधन करके दिया गया राज्य को। और आपने जिस गोवा की बात की उसमें तो हिंदू 2 शादी कर सकता है, आप करवाएंगे फिर उसमें तो पॉलीगैमी एक्ट, एक मिनट सुनिए, उनके अरे एक मिनट सुनिए, पार्शियलिटी वाली डिबेट नहीं, आप कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। जी जी ठीक है कपिल जी, हम ये कह रहे हैं केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट लाए, संविधान उसको राजनीति का आधार ना बनाए, हम सारे लोगों उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले और सभी अगर एक होते हैं तो लाइए, वरना फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन सत्य होगा। आलोक जी, ऐसा है कि सभी लोग एक होते हैं, ये कितने लोग एक हो रहे हैं वो तो आप मदनी साहब के बयान से समझ रहे हैं कि कितने लोग इसमें एक हो जाएंगे। लेकिन आज तो ये सवाल ये है कि देश के लिए जरूरी है कि नहीं। सभी कुछ लोग का अगर विरोध में रहेंगे तो क्या देश के लिए, हित के लिए काम नहीं होगा? देश के लिए क्या इसमें या क्या हर फैसले के निर्णय में पूरा देश एक तरफा हो जाता है? यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान को अटैक करने में लोग को दिक्कत हो जाती है। हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं कि चाइना पे अटैक करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है अजय भाई, अपनी तरफ से जी कपिल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये बात को कहा है। ठीक है, यूसीसी से ज्यादा जरूरी कोडिफिकेशन ला है और ये उस धर्म के लोगों के अंदर पुनरुत्थान के लिए होना चाहिए और रीति रिवाज प्रथा। अब जुनैद हारिस साहब को लेके आइए। जुनैद हारिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों की बात सुनकर। हारिस जी, देखिए, मैं समझता हूं कोई गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। कभी भी पर्सनल लॉ संविधान से हट करके अपनी कोई बात करने की कोशिश करे, वो खुद मैं समझता हूं अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। और सिर्फ यही बात नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉ ऑफ द लैंड को माना जाएगा शादी की एज में, अब शादी के मामले में। ये कहां से गलतफहमी होगी कि ये नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मुल्क का जो कानून है, मुल्क ने अगर 18 साल पे किया है तो 18 साल, 21 साल पे किया है तो 21 साल, 15 साल पर किया है तो 15 साल, इसमें कोई मतभेद नहीं। इस सिलसिले में कौन कहता है, कहां से गलतफहमी अपने से पाल लेते हैं कि जो है नहीं, इसको नहीं माना जाएगा। नहीं, फिर उस पर क्यों आपत्ति आती है कि तलाक के लिए आप कोर्ट जाए? अगर महिला शिकायत करे, अब इनकी गलतफहमी और नहीं, गलतफहमी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जैसे हारिस साहब, पत्नी आपकी, रिश्ता आपसे, आप आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत करे, अदालत चली जाए, तो आप कहें नहीं इसका निपटारा शरीयत से हो जाए। अगर ऐसी आपत्ति होगा जी, इसमें कोई नहीं कहता है अदालत से होगा। आपको मैं बता दूं कि अदालत के अंदर उन केसेस को जाना चाहिए जो जिसका निपटारा हम दो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या रिश्तेदार मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, या साथ के लोग नहीं मिलकर, पंच मिलकर नहीं कर पा, तो अदालत में जाना चाहिए। अदालत पर खामखा बोझ नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा अदालत में कोई जाए, कोई हरज की बात नहीं, कौन मना कर रहा है? जी नहीं, इसी पे तो सारी बहस हो गई 3 तलाक की। संसद, पूरी संसद ने इसी बात पे बहस की। इसी बात पे 3 तलाक के विरोध। भाई हमारा शरीयत का नियम, हमारा शरीयत का नियम, ये गलतफहमी, शरीयत का नियम तोड़ दिया। ये सुनने, ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि 3 तलाक की बात प्रॉफिट के जमाने से चला आ रहा है कि एक मरीज की 3 तलाक, वो हम गलत रीति मानते हैं उसको। तो जी हम तो मोदी जी ने कोई नया काम थोड़े किया है। इसी बात पे तो इतना झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, पहले से मानते चले आ रहे हैं। जैसे स्कॉलर अगर उधर से समझाते तो क्यों इतना बवाल होता है? अभी भी समझाते, इसी आधार पर ये भी कह दिया गया कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। इसी आधार पर यह भी कह दिया कि इस सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ काम किया। करते हैं हम, बड़े खुले लफ्जों में डिमांड करते हैं कि इस मुल्क से ही नहीं, जी, नियोग को और हलाला को पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये औरत की बेइज्जती हम मानते हैं। जी, यास्मीन फारूकी को लेके आइए। यास्मीन फारूकी जी, ये सारी कुरीतियां हटनी चाहिए और इसका एक रास्ता है। लेकिन हलाला पर बात हो, नियोग पर बात हो, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं क्यों होती? ठीक है, खुदा मुखालफत करें नियोग की। मैं कहता हूं चक्राता के अंदर एक औरत, देखिए, जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है, चाहे आप स्वीकार करें चाहे वो करें या ना करें, उसका कोई मतलब नहीं। जो गलत है सो गलत है। यास्मीन फारूकी जी,
कौन सी कुरीतियों की बात कर रहे हैं, पहले तो वो समझा दीजिए मुझे। ये हलाला बता रहे हैं मौलाना, ये जो है प्रोफेसर जुनैद हारिस कह रहे हैं हलाला, 3 तलाक, ये कुरीतियां इनको हटना चाहिए। हलाला मानती नहीं, हलाला मानती ही नहीं वो, इसलिए कुरीति है वो। ये देखिए, ये कोई इस्लाम में है ही नहीं हलाला जी जी। इस तरह की 3 तलाक एक साथ देना इस्लाम में है ही नहीं, तो ये इस्लाम तो नहीं है। अगर ये था ही नहीं तो इतना विरोध क्यों? क्या व्हाट्सएप पे 3 तलाक नहीं दिए गए? उन महिलाओं ने आके शिकायत की ना, तो हम तो उन महिलाओं के साथ खड़े थे, वो महिलाओं ने शिकायत की। यास्मीन फारूकी जी, फिर इस बात पे बवाल क्यों? फिर तो मोदी सरकार की पीठ थपथपाइए ना जाके कि अच्छा काम किया। मैंने फिर वही, अगर आप मुझे इस तरह छेड़ेंगे तो फिर मैं वही जवाब पूछूंगी कि संताना पे आप कैसे हार गए जी? संताना पे कैसे हार गए आप? उसके खिलाफ कानून कैसे नहीं बना, जबकि अदालत तक में गई वो चीज और वहीं से आई ना कि साहब संताना बैन होना चाहिए, फिर क्यों नहीं बैन हुआ जी? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं उन कुरीतियों की बात कर रहा हूं। यहां पे बैन हुई हैं चीजें, ये किसने कहा कि नहीं हुआ? कुछ भी बैन नहीं हुआ है। मैं सवाल कर रहा हूं, यास्मीन फारूकी, नियोग गलत है कि नहीं? बैन नहीं है जी, मैं ये कह रहा हूं कि चीजें बैन हुई हैं, और पूछ रहा हूं नियोग बैन है कि नहीं? जब आवाज उठी है उनके खिलाफ काम हुआ है। बाल विवाह पहले होते रहते थे, धड़ल्ले से होते थे, उनके खिलाफ कानून बना और उसके बाद उसमें कमी आई। देखिए, मैं आज भी कह रही हूं, एहतजाज करना नहीं करना वो एक अलग मैटर है। ट्रिपल तलाक इस्लाम में नहीं है, एक साथ 3 तलाक देना इस्लाम में, एक साथ 3 तलाक देना इस्लाम में हलाला नहीं है। ये जो बीच में ये मौलाना जो मौज लेते रहे, ये बिल्कुल इस चीज ये जो मौलाना बीच में मौज लेते रहे कि नहीं 3 तलाक ना, तो उनके खिलाफ जाके आप विरोध कीजिए ना। सरकार का विरोध करते रहे आप, कभी नहीं किए आप सरकार। विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी, हलाला के लिए कभी किसी मौलाना ने फेवर नहीं किया जी। विजय शंकर जी ये जरूर बताएं नियोग के बारे में क्या राय है, बता दें। विजय शंकर तिवारी जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी, मैं राम जी ये कह रहा था, अभी कुछ बात कर रही थी हमारी बहन और हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो पद्धति जो विधि अस्तित्व में है उसके बैन की बात करिए। नियोग के कितने मामले आपके सामने देश में आते हैं? नियोग कोई इस समय प्रचलित उसमें है क्या? नियोग इस समय कोई प्रैक्टिस में है क्या? नियोग का कोई आपके सामने उदाहरण है क्या? अभी क्या है? कहाँ है? अच्छा, कहाँ है? अभी मैं बता दूं, अभी बल्कि मैं आपको बता दूं, ये भी है द्रौपदी की तरह से एक औरत कई हस्बैंड है। अभी चक्राता चले जाइए उत्तराखंड में, यहाँ भी मिल जाएगा, और लद्दाख में चले जाइए, वहां भी मिल जाएगा। एक मिनट, राजस्थान में आप नियोग किसको कहते हैं? आप नियोग किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो धार्मिक और वैदिक नियोग की बात होती है वो नियोग आज कहीं भी कोई प्रचलन में नहीं है। इसलिए आप जिसकी बात कर रहे हैं वो प्रचलन में ही नहीं है, तो उसके बैन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप बताइए, आप एक बात आपने मान ली है, लेकिन ये जो उम्र की बात है, अभी तक लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और वो आजकल तो कोर्ट में जाकर सारा लिखाते हैं, अधिकतर बच्चियां लव जिहाद में मैं एहतजाज करूंगी। लव जिहाद कोई वर्ड ही नहीं है जो इनका बनाया हुआ वर्ड। 18 वर्ष से कम उम्र की हैं। अरे अभी मैंने चक्राता में एक औरत कई मर्द रखती है। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यास्मीन बहन स्वयं महिला हैं, इसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा है। जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ जिहाद गलत तो है, लेकिन लॉ जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये कॉइन क्या हुआ? ये आपके यहाँ से आया हुआ शब्द है, हम तो खुद इसके मुखालिफ हैं। अगर कोई लॉ जिहाद अकॉर्डिंग टू आपका बनाया हुआ है, ये तो मतलब नया एक 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में इस समय इस प्रकार के कानून हैं। हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है, जो जमीन में वो दिखाए। एक समय था, आज से 10 साल पहले लोग नहीं मानते थे, आज मीडिया भी मानता है, जनता लोग भी मानते हैं, केवल आप नहीं मानते। इसलिए अगर आप मान लें, एक सवाल मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, आप एक केस बता दीजिए। मैं बड़े खुले दिल से इस बात को कह रहा हूं कि चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, आपने किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मुस्लिम लीडर से कभी संपर्क किया कि यह हलाला का केस है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, चल करके हम साथ मिलकर काम करें? मोहसिन रजा, आपने कभी किया? ठीक है, कोई वर्ड ही नहीं है हलाला।
मैं लौजियात पर बात कर रहा हूँ, मैं लौजियात पर बात कर रहा हूँ। सवाल का उत्तर आ रहा है, दूसरी बात सवाल का उत्तर आ रहा है। एक मिनट, मीडिया को एक साथ सारे सवाल देख देख पीछे वाले सब इसलिए बोल रहे हैं। आपने मौसम रजा को उत्तर देने दिया, लिखित रूप से मैंने मीडिया को सौंपी है। अब एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, 2 मिनट सफर कर लीजिए, फिर आपकी बात सुनेंगे हम। देखिए, यास्मीन फारूकी जी ने बहुत अच्छी बातें करी, उन्होंने कहा इस्लाम में सब कुछ नहीं है, लेकिन उधर हमारे जो प्रोफेसर साहब जुनैद साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कह रहा है उसने ये कभी नहीं कहा। अरे भाई, मुसलमानों का पर्सनल लॉ कहां बन गया, किस शरीयत में बना है, ये तो बता दीजिए मुझे। कहां पर कोई शरीयत में इजाजत है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ भी बनाया जाए? हिंदुस्तान का संविधान है, उस पर चर्चा हो रही है, उससे आप भाग रहे हैं। एक संस्था कह रही है कि हम जो कहें वो सही है और भारत का संविधान जो कहे वो गलत है। तो एक देश एक कानून की जरूरत है, जैसा आलोक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। दूसरी बात, संविधान की बात आपने कहा एक मिनट, हम संविधान से कैसे मना कर सकते हैं? मेरी बात पूरी हो जाए, अभी मेरी बात पूरी हो जाए यास्मीन जी, एक मिनट, आप मेरी बड़ी बहन है, एक मिनट बात पूरी हो जाए, आप एक बात पूरी हो जाए, एक मिनट शांत करिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, अरे यास्मीन जी सुनिए तो, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदू बता दीजिए जो धर्म परिवर्तन कराती हो अवैध तरीके से, और मुसलमानों की हमारी कई ऐसी संगठन है जो अवैध धर्मांतरण कराती है, इसलिए कानून की जरूरत है। भैया मोहसिन रजा साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप मिनिस्टर होकर के और अब तक क्यों सरकार में बैठे? ऐसी तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप टीवी पर बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, प्रैक्टिकली उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। करते थे ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है भाई जो बाकायदा अवैध धर्मांतरण कराते। अरे तो क्या टीवी पर बोल कार्रवाई हुई है? आप टीवी पर बोल रहे हैं, चल करके प्रैक्टिकल कार्रवाई हो। अरे प्रोफेसर साहब, आपने देखा है कई लोगों ने अवैध धर्मांतरण कराए हैं, आपने नहीं देखा? हमारे ऊपर इल्जाम आता है। अरे तो चलिए ना, हम आपके साथ हैं जी। जो अवैध खड़े आप इसमें कानून बन गया उत्तर प्रदेश में, तो खास तौर से इसमें किसी के साथ और खिलाफ बोलने की बात नहीं, पकड़े जाएंगे। धर्मांतरण कर रहे हैं, हर वापसी को कह रहे हैं, जो बागेश्वर महाराज कर रहे हैं अपने यहाँ। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, अवैध मत कराइए, हर वापसी की बात कर रहे हैं आप। अपनी मर्जी से कोई करे, लेकिन आप नाजायज धर्मांतरण कराएं और झूठ बोल संगठन पर आप गलत है ना, गलत है ना, झूठ बोल के छुपा के वो नहीं होगा। अजय आलोक जी को लेके आइए, हमारा ही घर से उंगली उठती है हमारे ऊपर। जी, अजय आलोक जी को लेके आइए। अजय जी, दो बातें यहां से निकलकर सामने आई कि कहा तो यह जा रहा है कि संविधान जो कहता है हमें वो मंजूर है, संविधान के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन जब तकरीरें होती हैं तो वो चीज झलकती नहीं है। तकरीरों में कुछ और है और सामान्य परिस्थिति में कह दीजिए कि ट्रिपल तलाक है ही नहीं, हलाला है ही नहीं। भाई महिलाएं अगर शिकायत ना करें किसी चीज की तो फिर किसको पता है कि आपके साथ ट्रिपल तलाक हो गया या हलाला हो गया? वो महिलाएं आई जिन्होंने शिकायत की। आप उन लोगों को बुलाइए, फिर हमसे बात ही मत कीजिए। अगर हमसे बात करें तो हमारे नजरियात उस पर बात करें। आप जो महिलाएं आई उनकी आवाज सुनने के बाद, मौलाना जी अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, हमारी बात सुनिए, जो सच्चाई है तो उसे मानना पड़ेगा कि नहीं? आप कहेंगे ये है ही नहीं समाज में, ये इस्लाम में है ही नहीं, और दूसरे मौलाना उसको आगे डिफेंड करेंगे तो कैसे बात बनेगी? डॉक्टर अजय आलोक, मोहसिन रजा साहब, 1 मिनट चाहिए जुनैद जी को जवाब। जुनैद जी से बात करें, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। जी, आप ये बताइए, शाहबानो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से केस जीती थी, उस केस को हाउस में किसने पलटवाया और दबाव देकर पलटवाया? तो उसका हक किसने छिनवाया? आज आदरणीय मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म करके अच्छा किया या बुरा किया? जबरदस्ती आपने ट्रिपल तलाक पर उनको फैसले को पलटवाया किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। तो ये न्याय किया मुस्लिम बहनों के साथ में या अन्याय किया? ठीक है जुनैद, जल्दी सुन लीजिएगा और जरा सा सब्र से सुन लीजिएगा। शाहबानो केस में मेरी अपनी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से गलती हुई थी, बस। और क्या गलती हुई थी ये भी सुन ले। आपको हम सलाम करते हैं। अरे सलाम नहीं, पूरी बात सुन ले भाई, बहुत अच्छी बात। और पूरी बात सुनने क्या गलती हुई थी। इस्लाम जो कहता है कि अगर दो लोग अगर बिल्कुल
एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर हो जाएं, जब अलग अलग हो रहे हैं तो उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रह सकता है। शाहबानो केस में एक मर्तबा जो भी सजा देनी चाहिए थी अपोजिशन को दे देना चाहिए था। एक सिलसिलावार जो उसके देने की बात होती है उसकी मुखालफत हो रही थी। शायद आपको समझने में गलतफहमी हो गई थी, इसी वजह से बैठकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसले को पलटवा दिया था ना। मैं तो आपसे मैं बता रहा हूं कि सरकार को अजय आलोक जी की बात आने दीजिए, वो कहना चाह रहे थे कुछ बैठ करके बात कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और महिलाओं का अपमान नहीं, ये नहीं चलेगा ना। डॉक्टर अजय आलोक कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, संविधान को ढाल बना के ये संविधान का खुला उल्लंघन होता है। जैसे कि अभी मोहसिन जी ने कहा, शाहबानो केस में तो इस देश को पहली बार पता चला कि तही तलाक क्या होता है और मुस्लिम अपीजमेंट क्या होता है, कि सरकार फैसले कैसे पलटती है संसद के बहाने से। आज जब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म और परफॉर्म की और देश को आगे बढ़ाने की, और उसमें अगर आज 9 साल में शादी को भी इन्होंने गलत कहा, सब कुछ कहा, तब तो फिर नुपुर शर्मा ये वो सब होना ही नहीं चाहिए था ना। गलत कहा, जी जी, वो आपकी बात तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस देश ने देखा कि उस एक कमेंट के कारण पूरे देश में कैसा हंगामा हुआ, सर तन से जुदा के नारे लगे, 3-3 हत्याएं हो गई। आज जब एक पूर्व राज्यसभा का एमपी खुलेआम कहता है कि हमारे आका को चैलेंज करोगे, हमारे शरीयत से खिलवाड़ करोगे तो हर शहर को करबला बना देंगे, तो चिंता होती है कि ये आप देश को आगे बढ़ाने में नहीं, आप अपनी धार्मिक परंपराओं, अपनी मान्यताओं को लेकर इतने ज्यादा उग्र हैं कि आप सबको चैलेंज करने को तैयार हैं। अगर देश की संसद आज यूसीसी लाती है, देश की संसद में यह पारित होता है, तो ये उग्रवादी किस्म के लोग ये इसमें जहर घोलने की कोशिश करेंगे। आपके डिबेट के माध्यम से जनता को यह पता लगना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि देश को आगे बढ़ाने वाले हर कदम में हर राजनीतिक दल की सहमति जरूरी है जी। और जैसे कि आज भी लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं मानते हैं, हलाला नहीं मानते, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य, हम पहले से कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं मानते। आप स्वागत कीजिए हमारा मुसलमान होने की वजह से। बहुत बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, फिर बिल्किस बानो के साथ ऐसी ज्यादती कैसे हो गई? जी, मैं एक चीज पूछ लूं। आपने अभी बात की थी सर तन से जुदा। हम पूरी तरह से कहते हैं इस बात को कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो मुजरिम है। आपने, हमने नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। गलत फहमी है। और जो अभी जो स्वामी जी जैसलमेर में नमाज को, कुरान को, सारी दुनिया को बुरा कह गए, उनके साथ कुछ हुआ क्या? यास्मीन जी, जुनेद आरिफ साहब, आप देखिए, ये कह देना बहुत आसान है कि ऐसा होता नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन उनकी वकालत करने के लिए मुझे बस एक मिनट बता दीजिए। प्रैक्टिकल है, अजय जी ने जो बात कही है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सरतन से जुदा का जो केस है, हम पूरी तरह से इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा वो मुजरिम है। लेकिन समस्या ये है ना कि आप लगता है, मुझे बता दीजिए, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, लेकिन छोटी सी बात, मुझे एक बात मुझे असल में क्या एक विरोधाभास जो नजर आ रहा है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। बात यह है जुनैद जी कि आप जो कह रहे हैं, लगता है आप दूसरी किताब पढ़े हैं इस्लाम की, और जो वो लोग जो जमीन पे कर रहे हैं वो दूसरी किताब पढ़े। मैं जमीन ही पर रहता हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। अदालतों में केस गए, पुलिस के पास केस रजिस्टर हुए, और उसके समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ। कहां पर, कौन से लॉ जिहाद के किस केस में खड़ा हुआ है? आप तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, नहीं मसला क्या है? आप तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। भाई, कोई शोएब अपना नाम सोनू बनाकर, कोई शोएब अपना नाम सोनू बनाकर बात करेगा तो गलत मिलनी चाहिए, तो फिर स्वाभाविक है। तो फिर क्यों कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ ये हो रहा है? ये नहीं है, आप बनाएंगे इसको जो मैं कह रहा हूं, उसका अफराजुल को कत्ल किया गया जी, और उसकी वीडियो बना करके डाली गई, उसके लिए अजय जी वैसे खड़े नहीं हुए जैसे कि ये बात कर रहे हैं अभी सरतन से जुदा वाली पे। हम दोनों को एक नजर से देखते हैं, हम कानून को जो हाथ में ले, बाबरी मस्जिद के तोड़ने वाले भी वैसे ही मुजरिम हैं। आरिफ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ कह सकते हैं, नहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी बात दूसरी है। और अजमेर दरगाह के बाहर नारे लगाने वाले दूसरे थे। लगता है दोनों ने अलग अलग किताबें पढ़ी। दोनों किताबों की बात नहीं, समाज में जो मुजरिम होता है, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले थे, वो संविधान को मानने वाले नहीं थे जी, संविधान को मानने वाले थे नहीं थे, जिन लोगों ने 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। इस विषय पे तिवारी जी, वो मुजरिम नहीं थे, उनको मुजरिम कहते हुए लोगों की शर्म आने लगती है। प्रोफेसर साहब, अभी जो नफरत की बात हो रही थी, वो सीधा सीधा इसका लिंक मिलता है कि जितनी घटनाएं देश में घट रही हैं, और अधिकांश जो हत्याएं की हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, और मारने वाले मुस्लिम हैं।
लेकिन जब कानून अपना काम करता है, कानून उनको धर पकड़ता है, कानून उनको जेल भेजता है, तो फिर मदनी साहब जैसे लोग कहते हैं, मदनी जैसे लोग कहते हैं कि भारत में नफरत बढ़ रही है, भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है। यानी कानून जब काम करता है तब मुसलमानों को सताया जा रहा है। और बाकी आप यहाँ बैठकर जरूर कहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, जमीन पर आपके साथ सहमत नहीं है। और मदनी साहब जो बात कर रहे हैं नफरत की, तो उसको गलत कहिए, क्यों गलत कह रहे हैं? तो ये कानून अपना काम करेगा। देखिए ऐसा है, जमीन पे कौन कर रहा है? एक औरत के ऊपर जुल्म होता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, उसके जो जालिम है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। आप बिल्किस बानो केस में वैसे खड़े नजर नहीं आते हैं कि उन मुजरिमों को बाकायदा हार पहना करके गांव में स्वागत किया गया और जिस गांव के रहने वाली वहां के मुसलमानों को गांव छोड़ देना पड़ा। कहां थे आप? कहां थी आपकी पार्टी? कहां थी हुकूमत? मोहसिन रजा जी कहना चाहता हूं। जी रजा साहब। राम मोहन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे भाई अजय लोग बता रहे थे कि महमूद मदनी साहब ने कहा कि हम करबला बना देंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि करबला अगर वो सही से समझ लेते तो कभी ये लफ्ज बोलते नहीं। करबला में सर देने वालों ने अमन और अमान कायम किया है। आज हिंदुस्तान में करबला के शहीदों को 100 करोड़ हिंदू याद करते हैं। अगर यही मान लेते महमूद मदनी साहब तो ये नौबत नहीं आती। ऐसे ही लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। वहां पर सर देने वाले लोगों ने अपनी इंसानियत को बचाने के लिए सर दिए, कुर्बानियां दी हैं। 6 महीने के बच्चे से लेके 80 बरस के बूढ़े ने, और एक तरफ बर्बरता हो रही थी, जुल्म हो रहा था। ये वो लोग हैं जो उसके पैरोकार हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी। राम मोहन भाई, ये पूरी परिचर्चा हम लोग भटक चुके हैं जी। ये हिंदू मुसलमान करने की परिचर्चा हो, ये देश के संविधान और उसके अनुच्छेद 44 पर चर्चा ही नहीं रही। बड़ा दुख होता है कि हम बैठते किस पर हैं और बात किस पर करते हैं। अरे भाई, 3 तलाक की जहां तक बात है, कानून सम्मत चीजें आपको समझ लें। रजा साहब पूर्व मंत्री रहे, कम से कम इनको विधि का ज्ञान होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, आपने ट्रिपल तलाक पर कानून बना, आप बताइए, आप इतना ज्ञान आपने बांट दिया, आपका ज्ञान मैंने सुन लिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की, मैंने सब बातें सुनी आपकी, लेकिन अब आप गलत बात करिएगा तो थोड़ी सुन लेंगे हम आपकी बात। हम गलत बात के पैरोकार नहीं बन सकते आपकी। आपने जो अच्छी बातें की मैंने एक्सेप्ट किया है, आपकी सब अच्छी बातों को सराहा गया, लेकिन आप गलत बात की तरफ ले जा रहे हैं। आप अपने मतलब की बात करने लगे, आप निश्चित की बात करिए। आज देश की जरूरत। रजा साहब, कपिल जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा उत्तर लेने के लिए। ठीक है कपिल जी, बहुत ध्यान से जी। हम कानून पे ही बात करेंगे। आपने ये कहा कि पर्सनल लॉ कहां से आ गया। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि पर्सनल लॉ जो है वो कानून के हद में है और हम लोग डेली न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं परिवार न्यायालय में। पर्सनल लॉ आप कहां से ले आएंगे भाई? इस्लाम में पर्सनल लॉ नहीं है, एक इस्लामी कानून अलग है। ये पर्सनल लॉ तो चंद लोगों के द्वारा बनाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है, एक संस्था है। अरे श्रीवास्तव, अरे भाई सुन तो लीजिए। श्रीवास्तव जी चंद लोगों के द्वारा बनाई गई, चंद लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था है और वो संस्था लोगों पर थोप रही है। आप ऐसा नहीं चलता। किसी को कहते हैं। और दूसरी बात, आप जो चंद लोगों के द्वारा बनाई गई है अपना लाभ लेने के लिए, तलाक 3 इद्दत का समय है और हर महीने से फायदा लेती है। शारीरिक कोई रिश्ते इन 3 महीनों में, 3 चंद्रमास में नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। एनजीओ को आप लॉ कैसे बना देंगे? एनजीओ का कोई संविधान होता है क्या? या उनकी नियमावली से देश का संविधान? साहब बस प्लीज थोड़ा सा कपिल जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही। फिर आप सम्माननीय हैं जी जी, हम आपका सम्मान। फिर आलोक जी के पास जाना है मुझे। कपिल जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। जुनेद जी प्लीज। कपिल जी काफी देर से उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। कपिल जी ये एक एनजीओ है और मोहसिन रजा साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज मिल रही होगी। 1 मिनट के लिए रुक जाइए, कपिल जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। कपिल जी भाई देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि शायद इन्होंने कभी न्यायालयी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया होगा, इसलिए इनको नहीं मालूम। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि जो पर्सनल लॉ बनी है या शरीयत जो बनी है, शरीयत के अनुसार ही पर्सनल लॉ है। और शरीयत कैसे बनी है? तो वो सुन्नत, अहदीस और अहदीस को मिला करके बनी है। लेकिन एक बात तो बताइए कपिल जी, देखिए छोटी सी बात यह है कि उसी शरीयत में चोरी की जो सजा है वो हाथ काटने की है, वो लेते हैं क्या? नहीं, वो लेते हैं क्या? नहीं, मुझे बताइए ना। अगर शरीयत मानिए तो पूरी मान लीजिए ना। राम मोहन भाई,
वो व्यक्तिगत लॉ नहीं है, वो स्टेट के विरुद्ध होने वाला अपराध है। यही तो कानून का छात्र इसलिए समझाना चाहिए। चार चीजें तो बर्दाश्त नहीं हो रही, शरीयत कहाँ से मानेंगे? एक बात माता जी, एक मिनट रुक जाएं। माता जी एक मिनट रुक जाएं। मैं एक बात, कपीश जी आपने बिल्कुल गलत बात की पैरोकारी की है। आपने बिल्कुल साफ, क्योंकि भाई आप सभा के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन एक एनजीओ को आप जस्टिफाई कर रहे हैं बैठकर टीवी चैनल पर। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एनजीओ जो महिलाओं के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेल डालना चाहता था। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक कर रहे हैं उसकी। डॉक्टर अजय आलोक को मैं लेके आता हूँ, वो कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, बात समझ में नहीं आ रही। प्लीज अजय आलोक जी। संविधान से ऊपर ठीक नहीं है, होता है, उसकी अपनी नियमावली होती है। आप भी अभी हमारे जी अभी हमारे ठीक है मोहसिन जी प्लीज थोड़ी सी देर के लिए। अभी हमारे सम्मानित पैनलिस्टों ने कहा कि बिल्किस बानो पे हम लोग वैसे खड़े नहीं आए। बिल्कुल हम लोग बिल्किस बानो के साथ थे और बिल्किस बानो के प्रति इस देश की सारी सिंपैथी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जो हुआ गलत हुआ। हत्यारे छूट कैसे गए? तो मैडम पता है ना, 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक कानून बनाया गया राज्य में जिसको दोष सिद्धि कानून कहते हैं गुजरात के में। और दोष सिद्धि कानून के तहत 1992 में ये कानून बनाया चिमन भाई पटेल ने। आपके सेकुलर दोस्तों ने ये कानून बनाया और उसी कानून में ये प्रावधान था कि समय से सजा के पहले अर्जी दी जा सकती है और राज्य सरकार फैसला ले सकती है। उसी कानून के तहत छोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी को खारिज कर दिया कि छोड़ने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। तो कृपया करके इसमें बाकी लोगों को दोषपूर्ण मत दीजिए। यह आप ही के सेकुलर सरकार का बनाया हुआ कानून था और इसी तरह के घटिया कानूनों को निरस्त करने की जरूरत है। अजय जी, निरस्त करने की जरूरत है। अजय जी, हुकूमत क्या करती है? आवाज आ रही है? ठीक है, हुकूमत क्या करती, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि किस तरह से ऑनर किया गया उन लोगों का, उस पर क्या किया, ये सवाल नहीं। ऑनर कैसे किया गया उन ये कन्वीनियंस, मतलब जुनैद साहब, ये आपके कन्वीनियंस का इशू है। आप चाहते हैं कि हुकूमत जब तक आपके हिसाब से चले तो हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, जो कि इस देश में समय मेरे पास जुनैद साहब, अगर हम कहते हैं कि देश एक समान कानून से चले तो उसमें आपको दिक्कत है। फारूकी जी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ा विषय यही है कि यूसीसी को लेकर अगर चर्चा होती है तो फिर ड्राफ्ट भी आना चाहिए और ड्राफ्ट आए तो इसके बाद पता चले कि सरकार चाहती क्या है, कि क्या वाकई यूसीसी लाना चाहती है या फिर अगले टर्म के लिए उसको संभाल कर रखना चाहती है। ताल ठोक के में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।